नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, यह इंडियन पॉलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्राय सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पहले मूल कर्तव्य की चर्चा करेंगे और इसके बाद राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को प्रारंभ में शामिल नहीं किया गया था। इसका मतलब है जब संविधान बना था तो उस समय इसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान संविधान में किया गया था। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। इसका मतलब है दोस्तों, पहली बार में सिर्फ 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था और एक मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य को बाद में 2002 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। इसका मतलब यह हमारे संविधान के भाग 4 क में है और अनुच्छेद 51 क में है। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों? तो पहला मूल कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसके बाद दोस्तों, हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। इसके बाद है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। इसके बाद है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। इसके बाद है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसके बाद है दोस्तों 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, यह 11वां मौलिक मूल कर्तव्य है दोस्तों, जिसे कि बाद में शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब अर्थात इसका हनन होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती या न्यायालय के माध्यम से इसका क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की गई है। अब बारी आती है दोस्तों राज्य के नीति निषेधक तत्व की। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में किया गया है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। राज्य के नीति निषेध तत्वों का भारतीय संविधान में प्रावधान इसलिए किया गया था कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा।
इसका मूल उद्देश्य देश के आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह गैर न्यायोचित है, अर्थात राज्य द्वारा इसके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। केंद्र एवं राज्य सरकार इसे लागू करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है, लेकिन कानूनी रूप से नहीं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निदेशक तत्व के मूल सूची में निम्नांकित तत्वों को जोड़ा गया था। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, यह अनुच्छेद 39 में जोड़ा गया था। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा एक और नीति निषेध तत्व मूल सूची में जोड़ा गया था। आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त किया जाए, अनुच्छेद 39। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बनाया गया। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अनुच्छेद 45 सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निषेध सिद्धांत जोड़ा गया। वर्तमान में राज्य के नीति निषेध तत्व निम्न रूपेण है। यही सब नीति निषेध तत्व हैं। अनुच्छेद 36 से इसकी शुरुआत होती है। 36 में राज्य की परिभाषा है। इसके बाद अनुच्छेद 37 इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना है। इसके बाद अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। इसके बाद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। इसके बाद ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। इसके बाद कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता, अनुच्छेद 41। इसके बाद अनुच्छेद 42 में है न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। इसके बाद अनुच्छेद 43 में है कर्मचारियों को निर्वाह वेतन। अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता। अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। इसके बाद अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। इसके बाद अनुच्छेद 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। इसके बाद अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कमजोर वर्गों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद पोषाहार स्तर बढ़ाना तथा जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य अनुच्छेद 47 में वर्णित है। इसके बाद अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 49 में स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं की संरक्षण करना। और अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। तो यह सारे नीति निषेध तत्व हमारे संविधान में वर्णित है। अब दोस्तों हम लोग मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निषेध तत्वों में अंतर समझ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पॉइंट वाइज हमने अंतर समझाने का प्रयास किया है। तो पहला पॉइंट है मूल अधिकार का, यह नकारात्मक है, जैसा कि यह राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करते हैं, जबकि राज्य के नीति निषेध तत्व यह सकारात्मक है, यह कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। दूसरा, यह न्यायोचित है, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जा सकता है। यह गैर न्यायोचित है, इनके हनन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया नहीं जा सकता है। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना है। इसका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह कानूनी रूप से मान्य है, यह नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, ये समुदाय कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं।
इसके बाद इनको लागू कराने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वतः लागू होते हैं, जबकि इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकारों के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकता है। नीति निषेध तत्वों के उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। दोस्तों, यह मोटा मोटी मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निषेध तत्वों में अंतर है। दोस्तों, बेसिक अंतर यही है कि मूल अधिकार नागरिकों को दिए जाते हैं और यह राज्य के लिए या सरकार के लिए यह निगेटिव होता है, क्योंकि अगर उसका हनन होता है तो न्यायालय उसे जबरदस्ती उस पर लागू कराती है। लेकिन राज्य के नीति निषेध तत्व जो है, जो सरकार को एक परामर्श तौर पर से ये है दोस्तों कि उसे राज्य सरकार अगर राज्य चाहे तो उसे लागू करा सकती है, नहीं चाहे तो लागू नहीं करा सकती है, यह बाध्यकारी नहीं होता। अब बारी आती है एमसीक्यूज की। तो हम लोग राज्य के नीति निषेध तत्व और मूल अधिकारों के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने की क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों, अभी हमने देखा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों, यह एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है तथा इसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निषेध तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो यह हमें आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। नीति निषेध सिद्धांत है क्या है? यह वाद्य योग्य नहीं है। अभी हमने देखा था कि इसके हनन पर न्यायालय में जाया नहीं जा सकता। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक राज्य के नीति निषेध तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में निहित है? तो यह है पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देशन देता है? तो यह है अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निषेध तत्वों में नहीं जोड़ा गया? तो यह है समान आचार संहिता, क्योंकि यह पहले से ही इसमें था। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है? तो यह है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य के नीति निषेध तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न हैं? तो राज्य के नीति निषेध तत्व परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। नीति निषेध तत्व क्या है? यह है अवाद्य योग। वाद्य योग नहीं है, क्योंकि वाद्य योग जो भी तत्व होते हैं उन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। यह अवाद्य योग है, इसके हनन पर न्यायालय में जाया नहीं जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निषेध तत्व संविधान में बाद में जोड़ा गया? यह है मुफ्त कानूनी सलाह। इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है? तो यह है सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निषेध तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह किसने कहा था? यह कहा था केटी शाह ने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो यह था 51A। निम्नलिखित में से किसके संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो यह है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो यह किया गया वर्ष 1976 में। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो यह है भाग 4A। निम्न में से और भाग 4A और अनुच्छेद
अगर अनुच्छेद पूछा जाए दोस्तों तो अनुच्छेद 51A। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो यह है वन्य प्राणी का। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यह है 11। मूल रूप से यह 10 थे, बाद में एक जोड़ा गया तो 11 है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह उपबंध मूल कर्तव्य में किया गया है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हम अभी अपने पॉलिटी सीरीज में बहुत सारे वीडियोज लाने वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स को ऐसे ही कवर करने जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो, कोई रिकमेंडेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं उसको अमल करूँगा अपने अगले वीडियोज़ में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा बनाया जाने वाला एग्जाम ओरिएंटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।